अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और कुछ हम लोगों ने फार्मूले जो हैं वो डिस्कस किए थे, आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे। होप्स हो कि आप लोगों ने वो फार्मूले याद कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ ही डिस्कस कर लिया था। हमारा इस एक्सरसाइज में जो सोल्यूशन स्टार्ट होते हैं, यानी क्वेश्चन जो सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको रीड आउट करते हैं और फिर पार्ट टू पार्ट आपको फार्मूले भी अंडरस्टैंड करवाता हूं और आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो भी कोशिश करता हूं कि आपको हेल्प कर सकूं उस मामले के अंदर भी। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन में हम डिफाइन कर चुके हैं। होता क्या, यानी अगर आपको सिंपल बताऊं इस लेक्चर में, तो पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, बात लंबी हो जाएगी। पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, क्यू भी पोलिनोमियल है, ये दोनों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया हो। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, यानी ऊपर भी कोई पोलिनोमियल या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल पढ़ा हो और नीचे भी इन अ वेरिएबल फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन पढ़ा हो, यानी पोलिनोमियल हो, तो ये जो रिलेशन है, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कोशेंट है, इनके दरमियान में हो, पोलिनोमियल्स के दरमियान में, तो वो हम क्या कह रहे होते हैं, उसको रैशनल एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन को उसने क्या कहा, क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में जितना पॉसिबल हो सके। देयर आर 8 पार्ट। हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट जो है उसको राइट करते हैं एंड फर्स्ट पार्ट इज 120x² y³ z³ 5 डिवाइडेड बाय 30x³ yz²2। इसको मुझे रिड्यूस करना है। रिड्यूस आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि ये सिंपल 120 एंड 30, अगर इसको रिड्यूस करना हो तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं या स्टेप कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 एंड 3 4 12, तो इसका आंसर तो आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 4। अब जो बाकी पार्ट है उसको फिलहाल एज इट इज़ रख देता हूँ, x² y³ z² 5 डिवाइडेड बाय x³ yz²2। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये x डिवाइड हो रहा है, ये y और ये y डिवाइड हो रहा है, z और z डिवाइड हो रहा है। हमने चैप्टर 2 9th क्लास में ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के मुताबिक सेम बेसिस अगर डिवाइड हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस होती हैं। डैट मीन कि मैं क्या कह सकता हूँ, इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद पावर 3 ऊपर ही, ये पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस, z की पावर ऊपर 5 है और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -2। हम 5 को भी नीचे रख सकते थे, डजेंट मैटर, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल को ही इस्तेमाल करना। आप ऊपर ले जाएं नीचे ले जाएं फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश होती है कि माइनस साइन से बचा जाए, इसलिए हम नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा सोल्यूशन के लिए। फर्दर ये 4 एज इट इज़, 2 - 3, अब ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 3 - 1 कितना होता है, 2 एंड 5 - 2 कितना होता है, 3। ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको रिड्यूस कर लिया जितना हो सकता था, इसके बाद ये रिड्यूसेबल नहीं। बट लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम इसको अगर पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या होगा कि इसी टर्म को आप नीचे ले जाओ, 4y² z³ एज इट इज़। ये पावर माइनस जब नीचे आएगा तो नीचे आके क्या होगी, प्लस। जब +1 हो जाए तो 1 राइट करें या ना राइट करें, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम पार्ट नंबर 1 की है, नाउ पार्ट 2। पार्ट 2 दैट इज राइट करते हैं, पार्ट 2 8a इंटू
x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में अगर मैं पहले कांस्टेंट की बात करूं, क्योंकि 8/2 इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। बाकी चीज़ों को एक स्टेप के लिए एज इट इज़ कर रहा हूँ, x प्लस 1 और नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ क्या बाकी बच गया, उसको दोबारा एक दफ़ा राइट कर लेता हूँ, 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की। रैशनल एक्सप्रेशंस में x या y या कोई अल्फ़ाबेट, कोई वेरिएबल, उसकी पार देखनी ज़रूरी है। हमने जब पहले पार्ट किया था तो उसमें तो अल्फ़ाबेट्स अलग थे, यहाँ मुझे नज़र आ रही टर्म्स की शेप में आ रहा है, यानी पॉलिनोमियल मिल रहे हैं। जब पॉलिनोमियल मिल रहे हो तो पावर जो है, क्योंकि मैंने सवाल रिड्यूस करना है, तो पावर अगर आपको मोर देन 1 मिल जाए, मतलब एक से ज़्यादा, तो आपने उस पे फार्मूले लगाने या कोई ऐसी सिंप्लीफिकेशन जो कॉमन के ज़िम्रे में आ जाए, जिसमें कॉमन निकलता हो। ये दो चीज़ें आप करें तो फिर ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल रिड्यूस हो सकते हैं। उसके लिए प्रीवियस वीडियो में फार्मूले भी मौजूद है, मैंने कुछ फार्मूले यहाँ राइट किए हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर दो टर्म्स प्लस और उसका स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरीके से ये 5 फार्मूले लिखे हैं, जिनमें से एक जो है वो आपकी अलजब्रिक के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है, डेट इज़ फार्मूला नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स से मुराद कोई भी वैल्यू, वाई से मुराद कोई भी वैल्यू। अगर x के ऊपर स्क्वायर, y के ऊपर स्क्वायर, किसी भी दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो बट दरमियान में क्या हो, माइनस हो, तो आप उन दो वैल्यूज को प्लस करते हैं, उन्हीं दो वैल्यूज को माइनस करते हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना। सो अगर आप इसको देखो, इसमें a की पार क्या है 1, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत आपके लिए नहीं। अगर मैं x की पार देखता हूँ तो उसको भी 1, वो मज़ीद रिड्यूस नहीं हो रहा। बट अगर नीचे देखूँ तो x के ऊपर तो पार नज़र आ रही है, डेट इज़ क्या नज़र आ रही, स्क्वायर माइनस, लेकिन 1 के ऊपर नहीं। क्या बना सकते हैं, मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर होता क्या है, 1 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। जब मैंने ऐसे लिखा है तो पहली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर, दूसरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर, दरमियान में क्या है, माइनस। तो अब आप जरा फार्मूले को गौर से देखें, दो वैल्यूज को ऊपर स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो दोनों वैल्यूज को प्लस भी किया और फिर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस भी किया। तो जब मैं इस पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4a x प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा माइनस किया। यहाँ एक और बात नोट कर लें कि जब आपने माइनस प्लस करना होता है तो सेकंड टर्म को करते हो। ये जो सेकंड टर्म 1 है उसको फर्स्ट टर्म में प्लस भी किया, सेकंड टर्म को फर्स्ट वैल्यू से माइनस भी किया। मैंने स्टेप्स आपको बताया ताकि आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर जाएं, फिर इसमें डायरेक्ट किया जा सकता है। अब नज़र आ रहा है कि ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 से क्या हो गया, कैंसिल। क्या रह गया जो आप, दैट इज़ 4a ओवर x माइनस 1 एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन, यानी इससे फर्दर ये वैल्यू जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही। ये था पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, और पार्ट नंबर 3 में यहाँ क्वेश्चन राइट कर देता हूँ, दैट इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मेरा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है, अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो उसमें भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, और ये दो फार्मूले मैंने राइट किए हुए हैं। सो x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, अगर दरमियान में प्लस तो 2 के साथ प्लस वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है ये मेरे पास 4xy था यहाँ पे, ये क्वेश्चन में डिस्टर्ब होगा,
क्वेश्चन में ये है 4xy। सिमिलर यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा। सो माइनस 4xy आपके पास क्या रहेगा, वो एज इट इज रहेगा 4xy। अब नीचे भी फार्मूला लग रहा है बट इधर माइनस है तो फिर क्या होता है, ये 2 के साथ जहां प्लस आता है वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब आप सिंप्लीफिकेशन करते हुए देख सकते हैं ये +2 है, ये -4 है, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, -2xy + y²। क्योंकि माइनस वैल्यू बड़ी होती है सो आप माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहता, माइनस प्लस में प्रॉब्लम आती है, अब ये काम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। +2 था, -4 था, एक छोटी सी की है, आपको अगर ना आए, वैसे तो आनी चाहिए प्लस माइनस। +2 का मतलब आप प्लस के 2 साइन लगा लें, -4 का मतलब माइनस के कितने साइंस लगा लें, 4 साइंस लगा लें। अब हमें पता है कि ये प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो कितने साइन माइनस के बच रहे हैं, आंसर में क्या लिख देंगे, -2। तो मैंने यही लिखा था, दिस वन। सो अब मैं इन दोनों को क्लोज भी कर सकता हूँ, यहाँ ख़त्म भी कर सकता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि टर्म सेम है। जब ये टर्म और इस टर्म को मैं कैंसिल करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, दैट इज़ 1। तो मेरा आंसर आ गया पार्ट 3 का, दैट इज़ 1। सेम टर्म्स जब डिवाइड होती हैं तो आंसर क्या आता है, 1। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, a डिवाइडेड बाई a 1। इसी तरीके से x² - 2xy + y², उसको भी डिवाइड करें उसी टर्म से तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 1। एक तो ये था। या आप इसी चीज़ को दोबारा क्लोज कर लेते तब भी उसने कैंसिल ही होना था। तो आपको जितना शॉर्ट और इजी मेथड समझ आ सके वो वेल एंड गुड है। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 यहाँ राइट कर रहा हूँ, दैट इज x³ - y³ एक टर्म इंटू x² - 2xy + y² डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, x - y इंटू x² + xy + y²। लें जी, ये मेरे पास क्वेश्चन 4। अब मैंने क्वेश्चन 4 में देख रहा हूँ तो मैंने सवाल रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। मुझे यहाँ पार्ट 3 नज़र आ रही है और मैंने यहाँ पार्ट 3 के लिए फार्मूला लिखा हुआ। सो मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, x³ - y³ किसके इक्वल, x - y x² + xy + y²। अब अगर आप इसको क्लोज करो, x² - 2xy + y², आपको राइट साइड नज़र आ रही, तो इसका आंसर इसके इक्वल होगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे। अब कुछ भी ना करें, अगर आपने करना तो फिर आप ऊपर कुछ ना करते, किसी एक जगह पे आपको ज़रा स्टैंड लेना पड़ेगा, वक्फा लेना पड़ेगा, ब्रेक लेनी पड़ेगी। अगर मैं x - y को देखूं तो ये कैंसिल हो गया, सेम ये वाली टर्म भी इससे क्या हो गई, कैंसिल। इसलिए इस टर्म को मैंने चेंज नहीं किया था। क्या बाकी रह गया, x - y का होल स्क्वायर, एंड दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ आप इसको ओपन करके भी रख सकते हैं, वो भी आंसर एक्सेप्टेबल है, आपका गलत नहीं होगा। मतलब मैं अगर इसको चेंज ना करता, एज इट इज रख देता, तो इसको लिख लें या इसको लिख लें, इससे फर्क आपके सोल्यूशन में नहीं पड़ता। ये था पार्ट नंबर 4। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अब पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है x + 2 इंटू x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² - 4। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने x की पावर को देखूं तो 1 है, यहाँ पे भी 1,
मतलब ये रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर रिड्यूस करना है तो कैंसिल देख लेते हैं, लेकिन ऊपर x+2 नीचे x+1 कैंसिल भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको तंग नहीं करना, फिर आप इसको कुछ टाइम के लिए एज इट इज़ छोड़ दें, तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है एज इट इज़ छोड़ने में, कोई मसला ही नहीं। x² -1 टर्म्स दो मिल गई हैं, एक के ऊपर स्क्वायर लेकिन दरमियान में माइनस, बट दूसरी के ऊपर स्क्वायर नहीं। तो फार्मूला तो ये था कि दोनों के ऊपर स्क्वायर हो या परफेक्ट वैल्यू हो। मुझे 1 के ऊपर स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से नीचे देखूं तो नीचे भी दो वैल्यूज़ हैं, 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। हमने कुछ हिस्सा मिलता जुलता यहाँ पे भी किया था, x² -1। तो आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं 1 को लिख सकता हूँ क्या, x को लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। यही काम अगर मैं नीचे करना चाहूँ तो आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा कि 4 को भी तो लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर मीन 2 × 2 दैट इक्वल टू 4। तो मैं लिख सकता हूँ। लिखने के बाद आपको नज़र आ गया कि दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं, एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं, लेकिन जिनको आपने पहले एज इट इज़ छोड़ा था वो अब भी एज इट इज़, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे। इस पे अगर आपने फार्मूला देखा तो क्या लग सकता है, x+1 एंड x -1, बिकॉज एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा सेम, नीचे 1 की जगह क्या हो जाएगा x+2 और -1 की जगह क्या आ जाएगा -2। अब आप गौर से देखें तो ये x+2 इससे कैंसिल हो गया, ये x+1 इस x+1 से कैंसिल हो गया, क्या बाकी बच गया x -1 एंड x -2 एंड दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा आपकी हेल्प के लिए, बाज़-औक़ात दरमियान में प्लस आ जाता है, ब्रैकेट्स के दरमियान में प्लस, तो फिर भी बच्चा इसको इससे कैंसिल कर रहा होता है, वो गलती है, वो कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान में अगर प्लस हो जाए तो ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती। अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है तो फिर ये कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये था मेरा पार्ट नंबर 5। अब हम अपने बाकी 3 पार्ट्स को करते हैं एंड पार्ट 6। क्वेश्चन यहाँ राइट कर रहा हूँ, 6 पार्ट, x² -4x + 4 डिवाइडेड बाय 2x² -8। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो मैंने ऊपर भी एक टर्म्स, यानी ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टर्म्स आपको मिल रही हैं। अब इस टर्म्स में अगर आप हायर पावर देखोगे तो 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब मोर देन 1 हो जाए। तो मैंने कहा था कि फार्मूले राइट देख लीजिएगा कि फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। अगर ज़ाहिरी तौर पर ये फार्मूले देखता हूँ और इनको देखता हूँ तो नज़र नहीं आता। हमें पता है कि 3 टर्म्स यहाँ मिल रही हैं, 3 टर्म्स यहाँ मिल रही हैं, 2 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है। अंडरस्टैंड की बात आप लोगों ने? ऊपर कितनी टर्म्स आपको मिल रही हैं? 3 में दरमियान में माइनस तो मिल रहा है, बट ये 4 है, वहाँ 2 था। सो क्या फार्मूले की शेप बन सकती है? क्या मैं इसको उस फॉर्म में ढाल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ? ये चीज़ अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली तो आगे आपको काफ़ी क्वेश्चंस में आसानी रहेगी। देखिएगा, क्या मैं पहली टर्म को देखता हूँ, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर? होप सो, आप कहेंगे यस। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का होल स्क्वायर। अब ज़रा बात देखें गौर से, जो ये 2 टर्म्स थी इन दोनों के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे भी तो इसके ऊपर स्क्वायर मिल गया, इसके ऊपर स्क्वायर मिल गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब दरमियान में इन दोनों के लिए या तो प्लस या माइनस, यहाँ मुझे माइनस मिल रहा है, फिर फार्मूले में -2 आता है। और आपने फार्मूले की प्रैक्टिस की होगी कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ये वाला, वो क्या है? x, फिर दूसरा एलिमेंट वो ये वाला, वो क्या था? इसको ज़रा एक्सपेंड करो, 2 2 4x बन गया, 2 का स्क्वायर 4। मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। अब डिनोमिनेटर पे आता हूँ। जब मैं डिनोमिनेटर को देखता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें टर्म्स 2 हैं,
दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स पे ज़्यादातर ये फार्मूला है, कब? जब दरमियान में माइनस हो, नज़र आ रहा है। बट पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, 2 के ऊपर स्क्वायर है नहीं, और 2 किसी का स्क्वायर होता, किसका स्क्वायर होता है? 2 जो है वो किसका स्क्वायर है? किसी का भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है? यहां अगर मैं 8 को देखता हूं तो 8 के ऊपर भी स्क्वायर नहीं, क्या 8 किसी का स्क्वायर है? वो भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे फार्मूला तो नहीं लगता। लेकिन आप जरा गौर से देखें, क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे आ सकता है। क्या कॉमन आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है 2 आ रहा है, तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे भी बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करता कि कॉमन लिया कैसे है और कॉमन को सोल्व कैसे किया। अब जब ये कॉमन लेते हो ना, बेसिकली जिस तरह मैंने 2 कॉमन लिया, इसको बेसिकली इन टर्म से डिवाइड करना होता है। 2x स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन लिया आपने? 2, तो 2 1 2 हो गया, तो क्या रह गया? एक्स स्क्वायर। जब आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, जो कॉमन लिया था वो 2, तो क्या हुआ? 4 ही आया, मैंने 4 लिख दिया। अब कॉमन हम देखते कैसे हैं? कॉमन से मुराद होता है कि आप जब न्यूमेरिक वैल्यूज की, डिजिट्स की, नंबर्स की बात करते हो कि 2 और 8 दोनों किस हाईएस्ट टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 और 8 किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? होप सो आपका आंसर होगा 2, तो मैंने 2 ही कॉमन लिया। अब अगला स्टेप, अब ये जो बन रही थी ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे? आपने फार्मूला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो, तो मैं इसको क्लोज करूँ तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करूँ तो ये, तो हमने भी तो यही किया है। ये एक्सपेंड फॉर्म थी, इसको क्लोज कर दिया। a की जगह या x की जगह x ही, y की जगह क्या आ गया? 2। अब नीचे चलते हैं, ये 2 एज इट इज, x के ऊपर स्क्वायर, और ये 4 वाला काम आप लोगों ने यहां देखा था इस क्वेश्चन 5 में। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का होल स्क्वायर। नाउ ऊपर वाली वैल्यू अगेन एज इट इज कर लें, या आपको पता है कि हम उसको एज इट भी लिख सकते हैं। नीचे क्या होगा? ये 2 एज इट इज, इस पे फार्मूला क्या मतलब? एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। नाउ यू कैन सी, क्या देख सकते हो आप? क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से क्या हो गया? कैंसिल। क्या बाकी बच गया? x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था पार्ट नंबर 6। अब हम पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं, और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपके डिफरेंट पेपर्स में, टेस्ट में ये क्वेश्चन आपके स्कूल्स वाले, एकेडमीज वाले पूछ सकते हैं। 64x की पावर 4 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय, नीचे है 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। सो अब मुझे ऊपर हायर पावर 5 नज़र आ रहे हैं, फिर साथ 64 नज़र आ रहा है। 64 दोनों में है, तो आप 64 को क्या ले सकते हैं? कॉमन। फर्दर x की पावर 5 और x, अब ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में वेरिएबल्स में कॉमन देखना हो तो दोनों में से लीस्ट छोटी पावर किसकी है? इसकी। कितनी है? 1, तो वो कॉमन आ जाएगा। 64x कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया? x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप गौर से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 8, बाकी क्या रह गया? x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा, बाकी क्या रह गया? x प्लस 1। अब यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, क्या रह गया? एक स्टेप राइट कर देता हूँ, 4x, x की पावर 4 माइनस 1, नीचे क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब हम इसको देखते हैं। मुझे इसकी पार्ट 2 नज़र आ रही है, लेकिन दरमियान में प्लस है। हमने तो दरमियान में माइनस के लिए पढ़ा, तो इस पे तो कोई फार्मूला नहीं। इसकी पावर 1 है, इस पे भी कोई नहीं। बट यहाँ हमें x की पावर 4, इन फार्मूलेज में कहीं पे भी पावर 4 तो नहीं आ रही। फिर
मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ और आपको भी पता चल जाएगा कैसे, अभी बता देता हूँ, घबराने वाली बात ही कुछ नहीं। 4x एज इट इज, क्या x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर? कोई प्रॉब्लम? होप सो नहीं होगी। x स्क्वायर प्लस 1 नीचे जो था वो एज इट इज, x प्लस 1 भी एज इट इज। क्यों? क्योंकि 4 इवन पावर है और 1 के ऊपर इवन पावर हो तो 1 का आंसर, कि इवन पावर का आंसर 1, ऑड पावर हो तो उसका आंसर भी 1 है। तो मैं लिख सकता था कि 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही बन जाएगा। नाउ अब आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, तो ये फार्मूला बन गया। सो क्या लिख सकते हैं आप इसको? फिर ये 4x एज इट इज और इसको एक दफ़ा प्लस में, यानी x स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा माइनस में, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज और x प्लस 1 भी एज इट इज। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है इस x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। फर्दर 4x, और अगर इसको दोबारा देखें, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 2 दफ़ा ये काम किया हम लोगों ने, को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल, x का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर और नीचे x प्लस 1 एज इट इज। फर्दर अब एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में और नीचे एज इट इज। 9, क्या 9? आपको नज़र आ रहा है x प्लस 1 इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? 4x इंटू एक्स माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं या आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 7, यहाँ लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो आपका 3 वाला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा गया। नाउ लास्ट पार्ट है हमारे पास एंड पार्ट नंबर 8, लास्ट पार्ट 8 है एंड दैट इज 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखा होगा। अब हम लोगों ने जो फार्मूले अभी तक सीखे हैं, सिर्फ यहाँ सिंप्लीफिकेशन में एक टर्म कॉमन सीखी है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये सेकंड टर्म अगर इसको कंसिडर करूँ, उसके ऊपर स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू पड़ी, क्या ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है? आप कह सकते हैं कि सर 9 तो 3 का है, एक्स स्क्वायर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर x का होता है, तो 9x स्क्वायर को मैं फिर लिख सकता हूँ ना 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसको ज़रा मैं एज इट इज़ लिखना जा रहा हूँ, इसको कुछ नहीं कर रहा। नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़ 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखो, ज़रा आंखें फाड़ कर देखें, आंखें फाड़ कर नहीं देखना, फिर भी देखें क्या आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो यही फार्मूला था ना कि अगर स्क्वायर्स हो दरमियान में क्या था, तो यहाँ दरमियान में क्या है? माइनस। स्टूडेंट जो कंफ्यूज होता है वो इसलिए कंफ्यूज होता है कि यहाँ टर्म्स 2 हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर तो होल में लिखा हुआ ना, ये पूरी टर्म है परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो टर्म 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कंसर्न नहीं है, बट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब यहाँ फिर आप लोगों ने ख्याल करना है कि मैंने सेकंड टर्म को प्लस माइनस करना है, फर्स्ट टर्म को नहीं करते। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रह रही, मतलब फर्स्ट टर्म 3x थी, इस वैल्यू ने क्या होना है? प्लस होना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्लस का मतलब भी माइंड में बैठा लें, प्लस का मतलब ये होता है कि इसके साइन चेंज नहीं होते, ये एज इट इज। नाउ 3x एज इट इज। अब इस वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना है। जब आप इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो इसका साइन प्लस था, माइनस हो गया, इसका साइन माइनस था तो क्या हो गया? प्लस हो गया। स्टूडेंट की साइकोलॉजी में या स्टूडेंट की साइकी या थिंकिंग में ये होता है कि मैंने ये वाला माइनस इस्तेमाल किया, नहीं, ये माइनस इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब ये है कि आप सेकंड टर्म को प्लस करोगे, सेकंड टर्म को माइनस। जब प्लस करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं, जब माइनस करोगे तो इनके साइन क्या किए आपने? चेंज कर दिए। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है?
4 + 3x - x²। नाउ अगर आप ज़रा इनको तरतीब लगा लें, मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, 3x + x² - 4, इसकी ज़रा अरेंजमेंट कर देता हूँ जैसे नीचे लिखी। 4 को शुरू में लिख दूँ, 3x पॉजिटिव का है और x² नेगेटिव का। ये करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, अरेंज कर दी। नो, ये पूरी की पूरी टर्म आपको नज़र आ रही सेम थी। यहाँ बेशक आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे कि ये सेम नहीं, तो जब मैंने अरेंज की तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों टर्म्स क्या थी, सेम। क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्या रह गया फिर आंसर, अरेंज कर देते हैं इसको भी, x² + 3x - 4, ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड भी हो गए। अगर कहीं पे आपको इन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर पूछें। पूछने से मेरा नॉलेज भी और आपका नॉलेज में भी इजाफा होगा। लेकिन आप पूछेंगे तो ही आपको मालूम होगा कि आपको, मुझे भी मालूम होगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली तो मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको फिर लाइव या आपके साथ चैट के थ्रू या आप किसी और मेथड के साथ हम वो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ वो नॉलेज जिसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। हमारा मकसद ये है कि आपका नॉलेज, आपकी टेक्निक आपके फिंगर टिप्स पे। आसान मैथ हम लोगों ने एक हवा बना के रखी है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है और थोड़ा सा आपके पास अगर नॉलेज अच्छा आ जाए, कोई नॉलेज आपको अच्छा मिल जाए, तो आप होप सो अच्छा कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो है वो बिला झिझक बहुत अच्छा कर सकता है काम। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए इसी तरह। अल्लाह हाफिज़।